सयाम ने अपने सहारे बिस्तर पर लाते उसे बिठाया तो वो उसकी हथेली को थामे बिस्तर पर बैठी और चारों तरफ देखने लगी। और वो रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन छोटा भी ना था। एसी कमरे में नहीं था लेकिन उसे तो एसी की आदत भी ना थी। उसे तो इज्जत की चारदीवारी की ज़रूरत थी। सयाम ने अपने हाथ की तरफ देखा जो वो पकड़े हुए बैठी थी, और फिर उस चेहरे की तरफ जहाँ डर का एक जहान आबाद था। वो उसके करीब बैठा और उससे अपना हाथ छुड़वाना चाहा तो वो मोटी मोटी आंखों के संग उसे देखने लगी और उसके करीब बैठने पर ज़रा दूर खिसकी। सयाम ने उसे गौर से देखा। बड़ी बड़ी आंखें, भरे भरे होंठ, निखरी रंगत और थोड़ा सा वो गहरा गड़ा जो सबसे ज़्यादा दिलकश था। सयाम ने गहरी सांस भरते उस पर से नज़रें हटाते सर को झुकाया। तुम्हारा नाम क्या है? उसके नर्म लहजे पर रोहा की आंखों में आंसू भरे। उसे शिद्दत से एक शख्स की याद आई जो इस तरह उससे नर्म लहजे में बात करता था। मेरा मेरा नाम, वो नम आंखों से बोली तो सयाम ने नरमी में सर अस्पात में हिलाया। मेरा नाम रोहा है, वो मिनमिनाते हुए बोली तो सयाम ने गौर से उसके कांपते होंठों को देखा। बहुत प्यारा नाम है। देखो रोहा, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। यहाँ मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स हो। सयाम ने उसे नरमी से ठहर ठहर कर समझाया तो वो आंसू बहाती सर अस्पात में हिला गई। रोना बंद करो प्लीज़, सब ठीक है यहाँ। तुम जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास ले चलूँगा। सयाम ने उसके आंसू अपनी 2 उंगलियों से साफ करते कहा तो वो फैमिली के नाम पर अपने बहते आंसुओं में मजीद बंद ना बांध सकी और शिद्दत से रोई, जिसे देख सयाम भी परेशान हुआ। वो खामोश बैठा उसे देखने लगा जो बुरी तरह रो रही थी। सयाम ने उसे रोने दिया। वो कितनी देर यूं ही बैठा रहा और वो भी ऐसे ही बैठी रोती रही। अब वो आवाज़ से नहीं रो रही थी लेकिन उसकी हिचकियाँ अभी भी जारी थी। सयाम ने उसके पास पानी का ग्लास किया तो वो झिझकते हुए उसे थाम गई। सुने, इनको फ्रेश करवा के चेंज करवा दें, उसने मुंह मोड़ते हुए एक मेड से कहा तो रोहा के हाथ कपकपाए। उसने मेड को देखा जिसमें उसे उसी औरत की छवि महसूस हो रही थी जो उसे डेली ड्रग्स देती थी। वो बेइख्तियार नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, मैं चेंज नहीं करूँगी। वो रोती हुई मना करने लगी तो सयाम ने उसे हैरत से देखा। रोहा, आपके कपड़े मट्टी वाले और गंदे हो गए हैं ना, तो चेंज नहीं करेंगी? सयाम ने नरमी से उससे पूछा तो वो डबडबाई आंखों से उसे देखने लगी, जिसे महसूस करके सयाम को हादसे की नज़ाकत का अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा था। वो गुस्से से मुठ्ठियाँ भींचता जब्त कर गया, लेकिन वो ऐसी हालत में नहीं थी कि उससे कोई तफ्तीश करे, इसलिए उसने ये फैसला किया कि अभी वो उससे कोई तफ्तीश नहीं करेगा। बात सुने, यहाँ कोई यंग लड़की है या कोई छोटी मेड, छोटी एज की? सयाम ने पलट कर मेड को मुखातिब किया तो वो उस बात में सर हिला गए। जी साहब जी, मेरी बेटी है 17 साल की, आप कहें तो मैं उसे ले आऊँ? मेड ने फ़ौरन अपनी खिदमात पेश की कि उसे भी उस लड़की पर तरस आ रहा था जो बहुत डरी हुई थी। सयाम के कहने पर वो थोड़ी देर में अपनी बेटी को ले आई थी। उसके आते ही सयाम उठकर बाहर जाने लगा तो रोहा ने उसका हाथ थामा और नफ़ी में सर हिलाया तो वो हल्का सा मुस्कुराया। आप बेफिक्र रहें, मैं बाहर ही हूँ, सयाम ने नरमी से कहा तो वो उसका हाथ छोड़ गई और सामने खड़ी लड़की को देखने लगी जो नरमी से मुस्कुराकर उसी को देख रही थी। कुछ देर में वो लड़की उसे चेंज करवा के दरवाज़ा खोल गई थी तो सयाम अंदर आया और उसे देखा जो अब कदरे साफ हुलिये में बेहतर लग रही थी। सयाम ने उस लड़की को देखा जो मुस्कुराकर रोहा को देख रही थी। क्या आप यहाँ काम करती हैं? सयाम ने उस लड़की को मुखातिब किया तो नफ़ी में सर हिला गई। काम तो बस अम्मा करती है, मैं तो क्वार्टर में होती हूँ, वो मुस्कुराकर बोली तो सयाम ने इस बात में सर हिलाया। मैं चाहता हूँ आपकी बेटी इनका ख्याल रखे, अगर आपको कोई मसला ना हो तो मैं आपको इसकी फ़ीस भी पे करूँगा। सयाम ने उनसे इजाज़त चाही तो वो मुस्कुराई। जी साहब, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी अगर मेरी बेटी इनके काम आएगी तो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा तो सयाम भी आसूदा सा मुस्कुराया। ये फ़र्क था उसके माँ बाप में और किसी गैर इंसान में। उसने अफसोस से सर नफ़ी में हिलाया। बहुत शुक्रिया आपका, सयाम ने कहते उसे देखा जो उसी को देख रही थी। मेड ने खाना खिलाते उसके सामने से उसे मेडिसिन दी जो सयाम ने उसे दी थी, जिसे खाकर वो थोड़ी देर में सो गई। सयाम ने दरवाज़ा बंद किया। वो अब यकीनन गहरी नींद में चली गई थी। उसे खुद भी काफ़ी थकन महसूस हुई। अपने कमरे में जाते वो फ्रेश होता बिस्तर पर लेट गया। आज का दिन उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। कैसे वो उससे टकराई थी, उसका झिझकना, कांपना, उस आदमी का आना, उसका बचाना, घर लाना, उसकी सूरत हाल देखते सयाम को शक हुआ कि वो यकीनन किसी गहरे हादसे का शिकार हुई है, लेकिन फिर भी वो कहानी से नावाकिफ़ था। हर चीज़ बात पर डालते वो आंखें बंद करके सुकून की राह ढूंढते सो गया। रात डिनर के बाद वो आनी के साथ उनके कमरे में बैठा था। बेटा, अच्छी बच्ची है वो,
आज पूरा दिन वो मेरे साथ थी, इतनी इज्जत से, इतने प्यार से उसने मुझसे बात की। मुझे तो वो बच्ची बहुत प्यारी लगी है। तुम उसे एक मौका दो, मुझे पता है वो तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। सना बेगम ने उसे समझाते कहा तो वो खामोशी से बैठा रहा। आनिया, आप नहीं जानती उसे, लड़कियों को शौक होता है अपने लहजों को बनावट देना। अगर वो ऐसा कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन वो हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, अपना असल रंग ज़रूर दिखाएगी। उस लड़की में अकड़ और जिद कूट कूट कर भरी है, वो कभी मेरी नहीं होगी। यारम ने गहरी सोच में डूबे कहा तो सना बेगम ने अफसोस से उसे देखा। बेटा, अपने माजी से बाहर निकलो, अरीशा को उससे मत जोड़ो, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। उन्होंने उसके बालों में हाथ फेरते उसे समझाया था। मुझे वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन लड़की लगी है, अगर तुम उसे नरमी से अपने रंग में ढालोगे तो ढल जाएगी। अल्लाह ने औरत को मर्द की पसली से बनाया है बेटा। अगर तुम उसे उसी की तरह अगर तुम उसे उसी की तरह अकड़ दिखाकर अपना आप मनवाना चाहोगे तो वो कभी नहीं मानेगी, बल्कि तुमसे ज़्यादा ज़िद करेगी। वो तुमसे मोहब्बत करती है बेटा, अगर उसे नरमी और प्यार से समझाओगे तो वो तुम्हारे आगे झुक भी जाएगी। तुम्हारे रंग में ढलना तो उसके लिए बहुत छोटी बात है। फिर सना बेगम ने नरमी से उसे औरत की खासियत बताई तो वो उनकी बात की गहराई में डूबा था। हाँ, वो ठीक कह रही थी। वो जितना गुस्सा कर रहा था वो वैसे ही जवाब दे रही थी। वो उस पर सख्ती कर रहा था, वो मज़ीद अकड़ रही थी। उसने नरमी से कहा तो एक बार भी नहीं था उससे। यारम ने उनकी बात को समझते हल्के से सर इस बात में हिलाया। आपके कहने पर, सिर्फ आपके कहने पर मैं उसे एक मौका दूंगा, लेकिन उसकी हरकत जब भी मेरे जहन में आती है ना, मैं गुस्से में खुद पर काबू नहीं कर पाता। उसने मेरी इज्जत को अपनी जनूनियत की नज़र किया है और ये बात मेरे खून में जलती आग भर देती है। यारम ने अपनी मजबूरी उन्हें बताते अपना माथा मसला। नहीं बेटा, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। तुम नरमी से उसे डील करो, मुझे यकीन है फिर जैसा तुम कहोगे वो वैसा ही करेगी। सना बेगम ने मुस्कुराते हुए उसे कहा तो वो सरस बात में हिलाते उन्हें गुड नाइट कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ वो फिर मौजूद उसका इंतज़ार कर रही थी। वो आनी की बातों में गुम अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे की नौब पर हाथ रखा तो ये सोच जहन में आई कि आज उसके साथ एक और वजूद उसके कमरे में होगा। क्या सोचा था अपनी ज़िंदगी के बारे में उसने, और क्या हो गया था। उसने एक ऐसी लड़की से मोहब्बत की थी जिसने उसे बेइज्जत किया था, और आज एक ऐसी लड़की से शादी की थी जिसने उसे बदनाम किया था। क्या औरत का यही रूप होता है, या फिर औरत के मामले में वही बदकिस्मत था। यारम ने गहरी सोच में डूबे दरवाज़ा खोला और अंदर बढ़ा, जहाँ वो लड़की शीशे के सामने उसकी शर्ट पहने खड़ी थी और बुरे बुरे मुंह बना रही थी, जिसे देखकर यारम के बेतासुर चेहरे पर बल पड़े। वो दरवाज़ा बंद करता उस तक पहुंचा और उसके पीछे खड़ा होते खूनखार नज़रों के संग उसे घूरने लगा। अरीशा एक नज़र उसे देखकर फिर आंखें फेर गई। उस वक्त शायद वो खुद भी गुस्से में थी, इसलिए उसे भी नज़रअंदाज कर गए, जिसे देख न जाने क्यों यारम को भी गुस्सा आया। तुमने मेरी शर्ट पहनी हुई है। यारम ने उसके बदन पर पहनी शर्ट का कॉलर पीछे से अपने हाथ से पकड़कर उसे आईने में देखा कर पूछा तो वो हड़बड़ाई। नज़र नहीं आ रहा क्या? आप ही की है। और कौन सा आदमी है यहाँ जिसकी शर्ट मैं पहनकर घूमूंगी? आपकी ही है। और कौन सा आदमी है यहाँ जिसकी शर्ट मैं पहनकर घूमूंगी? अरीशा ने झुंझलाते हुए शर्ट छुड़वाई और बेरब लफ्ज़ों में कहा कि वो खुद अपने कहे लफ्ज़ों को नहीं समझ पाई, लेकिन यारम को जलाकर राख कर गए। यारम ने गुत्ती से ही उसके बालों को मुट्ठी में कैद करते सर पीछे किया और आईने में ही उसे देखा। अलबत्ता गरीब सख्त नहीं थी, लेकिन फिर भी अरीशा जैसी नाजुक लड़की दर्द से करा गई। क्या बकवास की तुमने? यारम सुल्तान की बीवी हो, सोच समझ कर बोला करो, वरना अपने लफ्ज़ों का अंजाम बहुत बुरा भुगतोगी। ओह, आई सी। यारम ने गुस्से से उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा तो अरीशा मुस्कुराई। यारम सुल्तान जेलस हो गए। उसे क्या फ़र्क पड़ता था यारम उसके बाल पकड़े या गला, वो अपनी बात कहकर ही दम लेती थी। जबकि यारम ने उस ढीठ लड़की को देखा जिसे उसकी सख्ती से वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो उससे डरती तो थी, लेकिन करती फिर भी अपनी ही थी। यारम सुल्तान जेलस होगा, वो भी तुम्हारे लिए? बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े ही आते हैं। यारम ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा और उसके बालों को छोड़ गया तो अरीशा मुस्कुराई। ख्वाब नहीं, हकीकत है। देखें, मैं आपके सामने आपके कमरे में आपकी बीवी की हैसियत से हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मुझे आपके मुंह से तुम यारम सुल्तान की बीवी हो सुनकर कितना अच्छा लगता है। अरीशा उसकी तरफ पलटती खासा दिल फरेब अंदाज में सर दाएं तरफ झुकाते हुए बोली।
कहा था ना मैं अरीशा हूँ, अपने नाम की एक जिसे चाहती हूँ हासिल कर लेती हूँ। और फिर यहाँ तो आपकी बात थी, भला कैसे दस्तबरदार होती ये दीवानी अपने इश्क से। वो पलट कर बाहों का हार उसके गले में डालती मगरूराना अंदाज लिए मुस्कुरा कर बोली तो यारम ने उसकी चमकती रोशन आंखों में देखा जहाँ मोहब्बत के दीप जल रहे थे। वो सिर्फ कह नहीं रही थी, वो वाकई उसकी असीर होती जा रही थी और यारम उसकी दीवानगी देख सकता था। लेकिन फिर भी वो उस लड़की को कोई ऐसी उम्मीद दिलाना नहीं चाहता था जिसका उसे खुद इल्म ना हो। मैंने चाहा तो तुम मेरे सामने खड़ी हो अरीशा राना, वरना यारम सुल्तान अगर बदले पर आता तो तुम्हारी इज्जत को बदनाम करके अपनी इज्जत के ऊंचे मीनार पर बिठा लेता। लेकिन नहीं, यारम सुल्तान गौरी हूँ मैं, मेरी तरबियत ऐसी ओछी हरकतों की इजाज़त नहीं देती मुझे, वरना वो अंजाम करता कि तुम्हारी रूह भी कांपती। इसलिए डरो मेरे कहर से। यारम उसके अचानक करीब होते उसकी ठोड़ी को दबोचते बोला तो वो ड्रेसिंग टेबल से जा लगी और आंखें फाड़े उसे देखने लगी, लेकिन छुड़वाने की जुर्रत नहीं की। यारम ने उसकी बोलती आंखों को महसूस करते अपनी गिरफ्त कमज़ोर करते छोड़ी तो वो अपने जबड़े पर हाथ रखते मुस्कुराई और उसकी नीली आंखों में दिल फरेब अंदाज लिए देखने लगी। मैं जानती हूँ इस यारम सुल्तान गौरी को, इसी से तो मुझे इश्क है। मुझे ऐसे शख्स की ही तो ख्वाहिश थी कि मेरा हमसफ़र कोई बुज़दिल ना हो बल्कि एक बहादुर मर्द हो, मुझे जो मुझसे सिर्फ मुझसे मोहब्बत करे, जो दो टोक बात करने की हिम्मत रखता हो, जो निभाना जानता हो, जो अपनी कही बात पर पूरा उतर सके, जो वही वादे करे जिसे पूरा कर सके, जो अपने से जुड़े रिश्तों का खूबसूरती से ख्याल रखे। वो हज़ारों की भीड़ में भी चले तो अपना एक अलग अंदाज रखता हो। वो एक मुखलिस और गैरतमंद मर्द हो, वो सबसे अलग ना सही सबके जैसा ना हो। और देखो, जैसा मैंने चाहा मुझे वैसा ही शख्स मिल गया तो हुई ना मैं खुशकिस्मत। वो सरगोशी नुमा लहजे में उसकी मुस्कुराती आंखों में देखते बोली कि यारम ने कदरे हैरानी से उसके लफ्ज़ों को सुना था। उसके लफ्ज़ों में यारम के लिए गरूर भी झलक रहा था और उसकी आंखों में कभी मोहब्बत ना मिलने का खालीपन भी था। वो तो मगरूर, लापरवाह और एक खुली दुनिया से आई थी। वो ऐसी तो ना थी जैसा बयान कर रही थी, या फिर वो अपने लबो लहजे में झूठ की मिलावट करके यारम को ज़ेर करना चाह रही थी। वो क्या थी यारम समझ नहीं सका, इसलिए सूरत से उससे पीछे हुआ। लेकिन अफसोस, मैंने तुम जैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में हरगिज़ नहीं चाहा था। यारम ने उसे गहरी नज़रों से देखते बताया तो उसकी मुस्कुराहट सिमटी और माथे पर शिकनिंग पड़ी। क्या मतलब है आपका मुझ जैसी लड़की? मेरी जैसी कोई नहीं। अरीशा यारम सुल्तान एक ही है पूरी दुनिया में। अरीशा ने एक आईब्राव संजीदा लहजे में उठाते हुए उसे बताया था। शर्ट वापस करो मेरी, कमरे में रहने दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने से जुड़ी हर चीज़ पर हक दे दिया। वापस दो मुझे। यारम ने ज़रा सख्ती से कहा तो वो हड़बड़ाई। मेरे कपड़े यहाँ नहीं हैं, और क्या अब रात को भी उस थान को लपेट कर सोती मैं कल घर जाकर अपने कपड़े ले आऊँगी, अरीशा ने जताते लहजे में कहा और पलट गई। पहली बात, तुम कहीं नहीं जाओगी मेरी इजाज़त के बगैर, वरना तुम्हारे पैर तोड़कर इसी कमरे में डाल दूंगा। और दूसरी बात, जाकर कुछ भी पहनो, लेकिन मेरे कपड़ों को अब हाथ मत लगाना, उतारो इसे। यारम संजीदगी से बोलता आगे बढ़ा तो वो आंखें फाड़े पीछे हुई। कहा ना आज की रात पहनने दें, कल से नहीं पहनूंगी। इजाज़त वाली बात पर उसका दिमाग घूम गया, लेकिन फ़िलहाल ज़ब्त कर गई। जाओ, जाकर हानम से ड्रेस लेकर आओ और वो पहनो, उतारो अभी के अभी मेरी शर्ट। यारम मज़ीद आगे बढ़ते हुए बोला, मैं किसी का ड्रेस नहीं पहन रही, आप मेरे शोहर हैं। आपकी शर्ट और अपने कपड़ों के अलावा मैं कुछ नहीं पहनूंगी, अरीशा ने उभरती शिकनों के संग कहा तो यारम ने दांत भींच कर उसे देखा। तुम ऐसे नहीं मानोगी। यारम आगे बढ़ता उसकी शर्ट तक पहुंचता तो वो पहले ही घबराई, लेकिन फिर लब दांतों तले देकर मुस्कुराई। उतार ले, लेकिन फिर सोच लें, आप ही मुंह छुपाते फिरेंगे। वो अच्छी तरह जानती थी कि यारम की झिझक क्या है उसके लिए, इसलिए वो पुरशौक लहजे में बोली कि यारम ने ठिठकते लब भींचे। उसकी बकवास सुनी थी अब उसने, और उसको अपनी नीली सर्द आंखों से घूरने लगा। तुम एक निहायत ढीठ किस्म की बेशर्म लड़की हो, उसने अरीशा की कलाई पकड़ते झटके से अपने सामने से हटाते कहा तो अरीशा की खिलखिलाहट पूरे कमरे में गूंजी। और आप मेरे शर्मीले से शोर। उसकी बकवास पर उसे घूरते यारम वॉशरूम की तरफ बढ़ा और वो मज़े से बिस्तर की तरफ बढ़ती कई लम्हे हंसती रही। फिर यारम थोड़ी देर में वॉशरूम से बाहर आया और उसे इस तरह बिस्तर पर बैठे देख अब गुस्से से गहरी सांस भरता करीब हुआ। बेड से उतरो मेरे, वो रहा काउच, वहाँ जाके सो, यारम ने कहा तो वो मुंह बना गई। मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर आप मेरे साथ सोएं, लेकिन अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप वहाँ जाकर सोएं, अरीशा ने बेफिक्री से कहा कि यारम का खून खोला, जबकि उसके होंठों के कोनों पर मचलती मुस्कुराहट वो भी देख चुका था। यारम खामोशी से आगे बढ़ा और उसे बाजू से पकड़ते उसे बिस्तर से उठाते काउच की तरफ बढ़ा और झटके से वहाँ बिठाया कि वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। ये मेरा कमरा है,
जहाँ मैं कहूँगा वहीं रहोगी तुम, और अगर ज़्यादा चूँ-चढ़ा की तो कमरे से ही बाहर निकाल दूँगा। यारम ने सर्द लहजे में कहा तो वो गुस्से से उसे घूरने लगी और कुछ कहने ही लगी थी कि यारम ने अपने होंठों पर उँगली रखते उसे खामोश रहने का इशारा किया और मज़ीद कहा, यहाँ और भी कमरे हैं जहाँ बेड हैं, तुम चाहो तो वहाँ भी आराम से सो सकती हो। यारम के कहने पर उसने अपनी ज़ुबान पर काबू किया और खामोश होती उसे खूंखार नज़रों से देखने लगी, जिसे नज़रअंदाज करते यारम अपने बेड की तरफ बढ़ गया था। जबकि उसकी शक्ल और उसका गुस्सा देख यारम ने भी अपनी मुस्कुराहट को दबाया और बिस्तर पर लेटते रिमोट उठाते पूरे कमरे की बत्ती बुझा गया। यारम सुल्तान गौरी पर अरीशा राना अनजाने में ही सही लेकिन असरअंदाज हो रही थी, जिससे वो दोनों ही नावाकिफ थे। हानम के हलक से आज भी खाना ना उतर सका। वो अभी भी बिस्तर पर लेटी तकिए में मुंह छुपाए रो रही थी। क्या वाकई सिर्फ उसके दिल में मोहब्बत के फूल खिल रहे थे? हाँ, वो कैसे सोच सकती थी कि ज़ावियार सिकंदर उससे मोहब्बत करेगा। वो तो एक गरीब लड़की थी, वो कैसे उससे शादी कर सकता था? लेकिन उसकी बातें, उसका लहजा, वो सब क्या था फिर? ज़ावियार ने उससे मुस्कुराकर बात क्या कर ली? वो तो कुछ और ही रंग दे बैठी थी उसकी नरमी को। और ये सोचते हानम आफंदी फूट फूट कर रोने लगी। अभी वो रो रही थी जब उसका फ़ोन रिंग हुआ, लेकिन वो रोने में इतनी मगन थी कि फ़ोन को भी नज़रअंदाज कर गई। जब दोबारा फ़ोन रिंग हुआ लेकिन फिर इग्नोर कर गई। बार बार फ़ोन बजने पर वो सर उठाकर फ़ोन को देखने लगी और आंसू पोंछते फ़ोन उठाया तो वही बेरहम इंसान था। फ़ोन पर जल्लाद लफ्ज़ जगमगा रहा था कि हानम हैरत से उठ बैठी। ये मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं इस वक्त, वो भी वीडियो कॉल? हानम हैरान परेशान होती सोचने लगी और कॉल काट गई। जब अगले लम्हे फिर कॉल आने लगी तो वो गुस्से से फिर काट गई। जब फ़ोन पर मैसेज जगमगाया, फ़ोन उठाओ वरना मेरे जल्लादी रूप से तुम वाकिफ़ हो हानम आफंदी। मोबाइल पर लिखी तहरीर पढ़ते हानम ने गुस्से से फ़ोन को घूरा। फिर जब मोबाइल बजा लेकिन इस बार वो दुपट्टा सर पर उड़ती फ़ोन उठा गई और सामने वाइट टी शर्ट में रफ से हुलिये में उसे एक हाथ मोड़कर सर के नीचे रखा और दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़ा नजर आया। मेरी कॉल क्यों काट रही थी तुम? उसके चेहरे पर वही हुसील तासुरात थे कि हानम नज़रें झुका गई। ज़ावियार ने गौर से उसे देखा। चेहरा लाल था लेकिन उससे ज़्यादा उसकी छोटी सी आंखें और नाक सुर्ख हो रहे थे, जबकि उठी नज़रें जो अभी झुकी थीं वो भी सुर्ख थीं। तो क्या वो रो रही थी? लेकिन वो क्यों रो रही थी? तुम रो रही थी? ज़ावियार के पूछने पर वो नज़रें उठाकर उसे देखने लगी। आपने ये पूछने के लिए कॉल किया? हानम ने ज़रा गुस्से से कहा तो ज़ावियार के माथे पर फिर शिकने पड़ी। रो क्यों रही थी तुम? ज़ावियार ने सख्ती से जुमला दोहराया, जबकि हानम ढीठ बनी रही। मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती। आप बताएं किस ज़रूरी काम के लिए कॉल की थी या फिर मैं फ़ोन रखूं? हानम ने बेतासुर लहजे में कहा तो ज़ावियार गुस्से पर ज़ब्त कर गया। ये तुम्हारी ज़ुबान मुझसे दूर रहकर ज़्यादा बदलिहाज नहीं हो जाती? ज़ावियार की बात पर वो नज़रें फेर गई। मैं तो शुरू से ही बदतमीज़ हूँ, एक गरीब जाहिल सी लड़की जिसे ना बात करने की तमीज़ है और ना किसी और चीज़ का ढंग। हानम ने अपना ही मजाक उड़ाते कहा तो ज़ावियार ने खामोशी से उसे देखा। क्या हुआ है बताओ मुझे? वो इस कदर नरमी से पूछने लगा कि हानम ने हैरत से नज़र उठाकर उसकी आंखों में देखा। वो कहाँ इतने प्यार से उससे बात करता था। हानम की आंखों में फिर आंसू छलके तो वो नज़रें झुका गई। ज़ावियार के दिल की धड़कनें उसकी पलकें गिराने और उठाने के मंजर में थमी थी। मुझे नींद आ रही है, हानम ने भीगे लहजे में कहा तो ज़ावियार ने संजीदा नज़रों से उसे देखा। जब तक मुझे बताओगी नहीं तुम फ़ोन नहीं रख सकती। हानम ने बेबसी और गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा। क्या बताती उसे कि ये गरीब मामूली सी लड़की उससे मोहब्बत करने लगी है? कभी नहीं। वो उसका मजाक उड़ाता, उसे ताने देता। हानम शायद कभी नज़र उठा ना पाती उसके सामने और वो किसी की नज़र में ऐसे गिर नहीं सकती थी, इसलिए खामोश रही। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बस इसलिए। हानम ने नज़रें झुकाए झूठ बोला तो ज़ावियार ने बगौर उसे देखा। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? जो जानता था कि वो झूठ बोल रही है। ऐसे ही बस बुखार और थोड़ा सर दर्द। वो मज़ीद झूठ बोलने लगी तो ज़ावियार ने जबड़े भींचे। हानम आफंदी आइंदा मुझसे झूठ मत बोलना, नफ़रत है मुझे झूठ से, ज़ावियार ने गुस्से से कहा तो हानम ने नज़र उठाकर उसे देखा। मुझे आपसे बात नहीं करनी, खुदा हाफिज़, हानम ने झुंझलाते हुए कहा और फ़ोन बंद करने लगी। कल आता हूँ मैं वहाँ और तुम्हारी अक्ल अगर मैंने ठिकाने ना लगाई ना तो मेरा नाम ज़ावियार वजाहत सिकंदर ने। ज़ावियार ने कहते खुद ही फ़ोन बंद किया, जबकि हानम की धड़कनें वो ज़ेर ज़बर कर गया। वो फ़ोन रखती अपनी गीली आंखें साफ करती वहाँ पर बिस्तर में मुँह दे गई।